मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री पार्ट में लेसन 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का फलना और फूलना, यानी कि इस लेसन के नाम से ही पता है कि आप लोगों की क्षेत्रीय संस्कृतियों का फलना फूलना क्या होता है। जैसे विभिन्न क्षेत्रों की भाषाएं होती हैं, जैसे जिस भी क्षेत्र में हम लोग जाते हैं वहाँ की अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग रहन सहन होता है, अलग अलग खाने पीने के सामान होते हैं। जैसे जिस क्षेत्र में अगर साउथ में हम लोग जाएंगे, दक्षिणी भारत में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर हमेशा गर्मी ही पड़ती है। जैसे वहाँ पर अगर जलवायु देखा जाए तो गर्म ही जलवायु होती है, वहाँ पर ठंडी नहीं पड़ती है। बॉम्बे में हम लोग चले जाएं तो वहाँ पर भी गर्मी ही पड़ती है, ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है। अगर ठंडी समय में तो एक साधारण गर्मी या ठंडी दोनों का होता है, एक कंबल ओढ़ करके काम चलाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है। और क्षेत्रों में अगर हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश में देखेंगे, दिल्ली में देखेंगे, राजस्थान में जाएंगे तो इन सब क्षेत्रों में, इन सब राज्यों में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो हम लोग जिस जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पर अलग अलग रहन सहन, पहनावा, ओढ़ावा सब कुछ जो है एक डिफरेंट तरीके से विभिन्न प्रकार की चीज़ों से हम लोग हर चीज़ों से अवगत होते हैं। जैसे अगर हम लोग बंगाल में चले जाएं तो वहाँ का रसगुल्ला फेमस है, मिष्टी दही फेमस है, और अगर खाने के में मछली और भात फेमस है। हम लोग राजस्थान में चले जाएँ तो वहाँ पर भी राजस्थानी डिशेस होते हैं, और हम लोग अगर मुंबई में चले जाएँ तो तमाम जगहों पर हर क्षेत्र में अपने अपने एक ऐसे डिश होते हैं या पोशाक होते हैं, खाने पीने के, पहनने के, खाने पीने के सामान से वो क्षेत्र पहचान में पहले से ही आ जाता है। तो विभिन्न क्षेत्रों की जो भाषाएं होती हैं, जैसे कि राजस्थान में राजस्थानी लैंग्वेज बोले जाते हैं, पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज बोले जाते हैं, महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज बोले जाते हैं, तमिलनाडु तेलुगु इन सब जगहों पर अगर हम चले जाते हैं तो तमिल और तेलुगु लैंग्वेज बोले जाते हैं। तो विभिन्न भाषाओं की जो विभिन्न भाषा है क्षेत्रीय की, वह उनसे पहचान में आ जाती है कि राजस्थान में राजस्थानी लैंग्वेज, बंगाल में जाएंगे तो बंगाली लैंग्वेज, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो अवधी लैंग्वेज। इन सब से हम लोग को ये समझ में आ जाता है कि किस राज्य की भाषाएं हैं। अब हम आते हैं कि इन क्षेत्रों से, यानी बंगाली, असमिया, उड़िया, पंजाबी, मराठी, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु और तमिल, ये सब जितने भी स्टेट है या जितने भी लैंग्वेज और भाषाएं हैं, उन समय विभिन्न क्षेत्रों की जो भाषाएं होती हैं वो कैसे पहचान में आ जाती हैं कि कैसे जो है इस क्षेत्र की भाषा है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो रहने वाले लोग होते हैं वो एक समूह वहाँ का बना हुआ होता है, यानी कि उस समूह में जो लोग बैठते हैं वो समूह में, यानी कि वही एक राज्य में, उस राज्य में जो लोग हैं वो उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उसी भाषा को बोलते हैं। इसलिए वो संस्कृति के आधार पर अगर देखा जाए तो वो एक तरह से संस्कृति हो जाती है, और क्षेत्रीय लोगों की संस्कृति अपनी, यानी कि उनके तौर तरीके, रहने का जो ढंग होता है वह विभिन्न तरीके से हो जाता है। अब जैसे हम आगे आते हैं कि विभिन्न भाषाओं में, जैसे सबसे पहले है कि बंगाली लैंग्वेज, यानी कि बंगाली, इस तरह से बंगाली, असमिया, उड़िया, पंजाबी। तो अगर हम बंगाल में जाते हैं तो बंगाली लैंग्वेज देखते हैं। बंगाली लैंग्वेज यानी कि वहाँ का समुदाय, वहाँ की संस्कृति जो है वो, वहाँ के रहन सहन सब कुछ जो है एक और राज्य से भिन्न है। तो वहाँ की क्षेत्रीय संस्कृति में लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, वहाँ के पहनावे में अंतर है। इस तरीके से वहाँ पर देख करके ये समझ में आ जाता है वहाँ के फेस्टिवल्स हैं, वहाँ के फूड या भोजन जो है वो विभिन्न तरीके से समझ में आ जाते हैं कि वहाँ के खान पान में भी बहुत सारे अंतर होते हैं, जिसके कारण ये समझ में आता है कि वहाँ पर ये क्षेत्र जो है किसका है, बंगाल का है, यानी बंगाली का। अब हम असमिया में आते हैं, जिसमें कि असमिया साहित्य भक्ति आंदोलन के विकसित हुआ और शंकरदेव रचित कविताएं असमिया में है। शंकरदेव ने शीश महादेव ने भक्ति रत्नावली और बालगीत की रचना की थी। फिर बालगीत में वृंदावन में कृष्ण की कहानियों का वर्णन किया गया है, और गुरंजी में ऐतिहासिक कहानियां थी जिनसे असमिया गद्य विकसित हुआ। इसी तरह से हम उड़िया लैंग्वेज में आते हैं, उड़िया क्षेत्र में आते हैं। उड़िया 13वीं और 14वीं सदी में साहित्य की एक भाषा के रूप में लोकप्रिय सरलादास, बलराम
जगन्नाथ द्वारा महत्वपूर्ण लेखकों में से एक थे। जयदेव आरंभिक मध्यकाल के प्रसिद्ध कवि थे और उनका सबसे अच्छी रचना गीत गोविंद संस्कृत में रची गई। यानी कि जयदेव की रचना क्या है? गीत गोविंद है, जो कि किस लैंग्वेज में लिखी गई? वह संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई। उसके बाद हम आते हैं पंजाबी। संत कवि मशहूर फरीदुद्दीन ने पंजाबी कविता का आरंभ किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। पंजाबी भाषा के विकास में काफी योगदान दिया। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा आदि ग्रंथ संकलित किया गया और पंजाबी में भक्ति कविताएं भी गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखी गई, जो कि क्या थे? सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने पंजाबी भाषा और साहित्य में काफी योगदान दिया। कई ग्रंथों का भी संस्कृत से पंजाबी में अनुवाद किया गया। मराठी लैंग्वेज में एकनाथ और तुकाराम जैसे संत कवियों ने मराठी साहित्य के विकास के लिए काफी योगदान दिया। कविताओं की एक बड़ी संख्या पोवाड़ा या गाथा गीत, युद्ध कौशल और मराठों के साहस के वर्णन के रूप में, यानी कि कविताओं की जो बड़ी संख्या थी वो पोवाड़ा या गाथा गीत या युद्ध कौशल मराठों के साहस के वर्णन के रूप में। मराठी में रचित लावणी या साहित्य के प्रेम प्रसंग भी लिखे। अब मलयालम में चेरों ने अपने उत्कीर्ण कार्यों में मलयालम भाषा और लिपि की शुरुआत की। जो चेरो वंश के थे, उन्होंने अपने उत्कीर्ण कार्यों में मलयालम भाषा और उसमें लिपि की शुरुआत की थी। मलयालम में रचित पहला साहित्यिक कार्य 12वीं सदी में हुआ। 14वीं सदी में रचित ग्रंथ लीला थिलाकम संस्कृत और मलयालम में व्याकरण और कविता को दर्शाता है। यानी 14वीं शताब्दी में जो रचित ग्रंथ था वह था लीला थिलाकम, संस्कृत और मलयालम में व्याकरण और कविता को दर्शाता है। कन्नड़ में मध्ययुगीन अवधि के समय वर्तमान का कर्नाटक विभिन्न धार्मिक परंपराओं का वह केंद्र था। यानी कि मध्ययुगीन के समय में वर्तमान कर्नाटक जो है, जो आज जिसको कि हम कर्नाटक बोलते हैं, तो वह विभिन्न धार्मिक परंपराओं का वह केंद्र था और इससे कन्नड़ भाषा के विकास को प्रभावित किया। आरंभिक साहित्यिक कृतियां मुख्यतः जैन, वैष्णव और ब्राह्मणों द्वारा रचित की गई। जितनी भी साहित्यिक कृतियां थी कर्नाटक में, वो सब जैन, बौद्ध और वैष्णवों के द्वारा, जैन, ब्राह्मणों और वैष्णवों के द्वारा रचित की। तेलुगु भाषा साहित्यिक विजयनगर साम्राज्य के शासन के दौरान अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। यानी तेलुगु भाषा जो है विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान ही चरम पर पहुंच गया। कृष्णदेव राय सबसे प्रसिद्ध विजयनगर राजा एवं स्वयं एक कवि और विद्वान थे। यानी कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर के प्रसिद्ध राजा थे, वे खुद एक कवि भी थे और एक विद्वान भी थे, जिन्होंने अमुक्त माल्यद एक काव्य लिखा था। कृष्ण राय ने कौन सी किताब लिखी थी? अमुक्त माल्यद नामक किताब उन्होंने लिखी थी। महाभारत का 3 कवियों नन्यन, तिक्कन और येराप्रगाड़ा द्वारा तेलुगु में अनुवाद किया गया। यानी महाभारत का तेलुगु भाषा में 3 कवियों द्वारा नन्यन, तिक्कन और येराप्रगाड़ा द्वारा महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया गया। तमिल अलवार और नायनार संतों ने तमिल में भक्ति साहित्य की रचना की। यानी अलवार और नायनार संतों ने यह तमिल की रचना की थी और प्रभानंदा तमिल में 12 अलवार संतों का एक साहित्यिक संग्रह था। यानी कि यह जो है प्रभानंदा तमिल में 12 अलवार संतों का एक साहित्यिक संग्रह था। नलायिराम इन रचनाओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण था। यानी जितनी भी रचनाएं हुई उन रचनाओं में नलायिराम सबसे प्रसिद्ध था। देवाराम नयनार संतों का साहित्य था। कंबन की रामायण और सेक्किलार का पेरिया प्रणाम इस अवधि के 2 सबसे प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ थे। यानी कंबन की रामायण और सेक्किलार का पेरिया प्रणाम इस अवधि के 2 सबसे प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ थे। वास्तुकला के शैली क्षेत्रों में अगर देखें क्षेत्रीय शैली में, तो हम आते हैं बंगाल में। वर्तमान के मालदा जिले में गौड़ और वंदना के भवन अवशेष वास्तुकला की बंगाल शैली के अच्छे उदाहरण हैं। अगर हम
सबसे अच्छी शैली के उदाहरण हैं। बंगाल में मंदिरों को एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाया गया था। आंतरिक दीवार शादी और बाहरी सजावटी दीवार पर सजावटी टाइल या टेराकोटा गोलियों की सजावट थी। जौनपुर में 1394 ईस्वी में मलिक सरोवर, जो कि फिरोज शाह तुगलक का सरदार था, द्वारा स्थापित किया गया था और प्रवेश पर मेहराब और सत्तीर का संयोजन और बुर्ज तथा मीनार चौम्पू शैली की अनोखी विशेषताओं में से कुछ है। वैसे निम्न है। अटारा मस्जिद और जामा मस्जिद वास्तुकला के चौम्पू शैली के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। मालवा के भवनों में तुगलक वास्तुकला के कई गुण देखने को मिलते हैं। यानी मालवा के भवनों में अगर देखा जाए तो वास्तुकला के कई गुण देखने को, विशेषताएं देखने को मिलती है। भारतीय इस्लामिक वास्तुकला की क्षेत्रीय शैली को मालवा में 2 शहरों धार और मांडू की मस्जिदों, मकबरों और महलों में देखा जा सकता है। अधिकांश भवन उच्च चबूतरे पर खड़े थे।